Today we will be discussing inshallah from 60 onward MCQs. Patient present with the pain and inability to close the eye, जिस तरह close the eye, sorry उसमें close the eye नहीं है बल्कि close the mouth है, जिस तरह facial nerve की palsy होती है तो orbicularis oris होता है. फिर oculi जो होता है वो basically eye care होता है. Bell's palsy में वो भी कभी-कभी involve हो जाता है. Patient को facial trauma हुआ है with the posterior cross bite और eye with the malocclusion हो गई है. Malocclusion जब भी face के अंदर आ जाए मतलब ये होता है normally जो condylar fractures होते हैं, जो आपकी ये mandible होती है, ऐसे mandible होती है ना, mandible के condyles होते हैं, ये नोट एंड ऑफ द mandible है. ये जो condylar fracture होता है इसमें malocclusion हो जाती है. What is the Vickers hardness value of diamond wool and are used in dentistry? ये dentistry वालों CHP के अंदर जो होती है वो आपने याद रखना है कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी. कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है. आपको पता हो लिक्विफेटिव नेक्रोसिस और फैट नेक्रोसिस जो होती है वो पेरी पैंक्रियाटिक टिश्यू में होती है. पेरी पैंक्रियाटिक टिश्यू के अंदर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, ठीक है, और उसको साइनस के अंदर सिम्टम्स हुए हैं ट्रॉमा के बाद. पेन हो गया, एपिस्टेक्सिस हो गया और डार्क नेक्रोटिक अल्सर इन द नेजल कैविटी. अब देखिए नेक्रोटिक अल्सर बन गया नेजल कैविटी के अंदर और इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट, तो इसमें अब आप सस्पेक्ट करेंगे कि इसको फंगल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है. फंगल इन्फेक्शन acute angle और जो सूट होते हैं ए से याद रखें एस्परजिलस. नॉन सेप्टेट अगर आपको आ जाए हाइफे तो याद रखना है कि दिस इज म्यूकोर, और अगर सूडो का लफ्ज आ जाए तो ये कैंडिडा होता है. ये यूएसएमएल स्टेप 1 में सबसे बेस्ट रिपीटेड एमसीक्यू होता है. पेशेंट को अपर लिम्ब की ये गलती से लिखते हैं कि एबडक्शन, दिस इज एडक्शन. बेसिकली पेशेंट प्रेजेंट किया अपर हैंड, उसका एडक्शन में इंटरनली रोटेटेड है, प्रोनेशन है. मैं हमेशा कहता होता हूँ आप, सॉरी दिस इज अपर लिम्ब के अंदर अगर एल्बो के ऊपर आपको ये पता है ना कि एल्बो पे फ्लेक्शन कौन करवाता है, तो बिलीव मी आधी एनाटमी आपके लिए आसान हो जाती है. फ्लेक्शन आपके लिए करवाता है बाइसेप मसल, और बाइसेप को सप्लाई करती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. यही मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बाइसेप के साथ सुपिनेशन भी करवाती है. तो अगर एक पेशेंट है जिसकी फॉर एग्जांपल मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की इंजरी हो गई तो बाइसेप की वजह से फ्लेक्शन जाती रहेगी तो आर्म एक्सटेंडेड हो जाएगा पहली बार सीधा, और फिर सुपिनेशन नहीं होगी तो प्रोनेट हो जाएगा. तो ये दो साइन से ये आप पिक कर लेते होते हैं कि अगर एक मरीज का हाथ बिल्कुल एक पेशेंट है उसका हाथ बिल्कुल लिम्ब के साथ अटका हुआ है, एक्सटेंडेड है और बिल्कुल प्रोनेटेड है, और एबडक्शन बिल्कुल 0 to 15 डिग्री में नहीं हो रही. तो ये मैंने आपको बताया था एबडक्शन को याद है जो सबसे पहले जो 15 सुप्रास्पाइनेटस मसल, सुप्रास्पाइनेटस जो होता है 15 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ये करवाता है डेल्टाइट, 90 से ऊपर करवाता है सीरेटस इंटीरियर. तो इस पेशेंट की 0 से 15 ही नहीं हो पा रही, इसका आर्म भी प्रोनेटेड हो गया है, तो ये कोई ना कोई इंजरी है अपर ट्रंक की ब्रेकियल प्लेक्सस की, ठीक है. सो लाइक डायग्नोसिस आर पाल्सी. मल्टीपेरस वुमेन है उसको पेल्विक माइक्रो फ्रैक्चर हुए हैं और विच इम्प्रूव्स विद मेडिकेशन. तो लाइकली कौन सी मेडिकेशन से फ्रैक्चर ठीक हो सकते हैं, विटामिन डी वगैरह से. कैल्शियम डेफिशिएंसी अकर्स ड्यू टू विच फैक्टर,
तो बेसिकली कैल्शियम डेफिशिएंसी, इनमें से अगर आपसे पूछा जाए ना कैल्शियम को, लो डाइटरी कैल्शियम जो है या गलती से एक ही रॉन्ग है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कैल्शियम के स्टोरेज आप कैसे चेक करते हैं या विटामिन डी के, वो 25 हाइड्रोक्सी पॉलीकैल्सिफेनोल होगा, ठीक है। हाँ, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा गलत है। अगर इनटेक कम है ना पेशेंट की, तो फिर उसमें कैल्शियम भी कम ही होगा। डायबिटिक पेशेंट है, उसको प्रोटीन यूरिया मोस्ट एप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, एसीआर जिसको कहते हैं, एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो कहते हैं, स्पॉट वाली। काफी सारी लैब्स में हो जाती होती है, कुछ हॉस्पिटल्स में होती है, कुछ में नहीं भी होती वैसे। और इसमें आपने याद रखना है कि ये अगर 30 देनी होती है एस इनहिबिटर, ठीक है। एस इनहिबिटर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। तो पेशेंट है साइंस ऑफ हाइपोएल्ब्यूमिनिया और सीरम एल्ब्यूमिन की क्या सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट टू अंडरस्टैंड कि ये फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर जो एल्ब्यूमिन है ये ऑस्मोटिकली एक्टिव है, ये पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो इसका काम ये होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को इंसर्ट करना। व्हाट डज कीटोसिस मीन, कीटोसिस का मतलब क्या होता है, कीटोसिस एलिवेटेड लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज होती हैं। ये कीटोन जो होता है बेसिकली ये फैट से आता है, और कीटोन बॉडीज के दो मेटाबोलाइट है बेसिकली, एक दो हैं, ये एसीटो एसीटेट है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है। एसीटो एसीटेट एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेथ के थ्रू बाहर आ जाता है। तो फिर या कुछ ऐसे स्टेट हो जिसमें बॉडी ग्लूकोज को यूज ना कर पा रही हो, तो उसमें भी कीटोन बॉडीज डीके इमेजेस होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो उसमें भी क्या होता है कि कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो जाती है। कीटोन बॉडीज को जो चीज इनहिबिट करती है ना, अगर आपसे वन लाइन में वर्ड पूछो ना कीटोन को, तो आपने हमेशा याद रखना है कि कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन को जब बॉडी कीटोन बनना शुरू हो जाते हैं, और कीटोन फिक्स्ड एसिड होते हैं, ये कहते हैं बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिस वजह से बॉडी की पीएच कम हो जाती है। एंड यू ऑल नो व्हेनेवर द पीएच चेंजेस तो बॉडी प्रोटीन एक्चुअली में जब फुली डायलेटेड होता है, और यही वो एंड आइसली स्टेट होती है जिसमें हार्ट का S3 हार्ट सॉन्ग प्रोड्यूस होता है। इसमें हार्ट आधे का सारा पानी से बड़ा होता है, मजीद जब पानी most common radiological graphic in dentistry for the prosthodontic purposes के लिए OPG होती है। During acid production what happens of acid जब भी प्रोड्यूस होता है, ये अल्लाह का एक निज़ाम है, मतलब आगे और एसिड के वैसे ऑन अ साइड नोट इफ आई वांटेड टू डिस्कस विद यू पीपल एसिड, वैसे आप लोगों की थोड़ी सी मैं बेसलाइन चेक कर लूं, मतलब यू ऑल हैव डन बेसिकली कंप्लीटली योर हाउस जॉब एज वेल। जो एसिड होता है स्टमक में पेराइटल सेल से आता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन, आई डोंट नो व्हाई माय ये मेरा क्यों इतना सोच समझ के चल रहा है। ओके, दिस इज एसिड बेसिकली। अब एसिड का स्टिमुलस एक, मुझे आप बता सकते हैं एसिड को कौन कौन से तीन स्टिमुलस हैं जो, ये तो एसिड की सिक्रीशन होगी। एक तो एसिड का मैं आपको बताता हूँ वेगस नर्व है,
एक और स्टिमुलस क्या है एसिड की सिक्रीशन का? एनीवन? कोई वाइल्ड आइडिया? फिर मैं आपसे भी फार्माकोलॉजिकली इसकी पूछूंगा, फार्माकोलॉजी। गैस्ट्रिन होता है। नहीं, इंट्रिंसिक फैक्टर से एसिड रिलीज नहीं होता। ये पेराइटल सेल्स है। मैं आपसे सिर्फ ना अभी एसिड का पूछने लग रहा हूँ। पेराइटल सेल्स, दीज आर योर पेराइटल सेल्स। तो एक तो आपने कहा कि इससे वेगस नर्व होगी, एक इससे गैस्ट्रिन हो गया, ठीक है। एक इसका स्टिमुलस होता है हिस्टामिन। ये तीन इसके स्टिमुलस होते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी जितनी भी ड्रग्स हैं वो इन्हीं पे एक्ट करती हैं। पुराने दौरों में जब से सबसे पहले मुझे कोई बता सकता है ये जो रिसेप्टर है इस पे कौन सी एक ड्रग एक्ट करती है? विच ड्रग? ये जो है हाइड्रोजन आयन पेराइटल सेल से ल्यूमेन के अंदर सेक्रेट होता है। तो ये जो आपकी फेमस ड्रग है पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इसी तरह इस रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती हैं। वेगस वाले के लिए वेगस को काटा जाता था, ट्रंकोटमी की जाती थी वेगस की, वेगोटमी उसको कहते थे, वो आजकल खत्म हो गया प्रोसीजर। फिर गैस्ट्रिन को कम करने का तरीका ये है, गैस्ट्रिन वाला गैस्ट्रिन इनहिबिटर्स तो आएंगे, लेकिन अलबत्ता हिस्टामिन इनहिबिटर्स आ गए। ये आप रेनाटिडीन, फेमोटिडीन, ये टैबलेट्स आती हैं, ये हिस्टामिन को इनहिबिट करते हैं। तो इस तरह थ्रू डिफरेंट वेरियस प्रोसीजर्स आप एसिड के सिक्रेशन को कम कर सकते हैं। अगर पेशेंट को ब्लड ट्रीटमेंट के फौरन बाद पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाए, ब्लैक यूरिन आना शुरू हो जाए, तो ब्लैक यूरिन का मतलब ये होता है कि ब्लड वेसल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो सीरा किडनीज के साथ आना शुरू हो गया, मतलब हेमोलिसिस स्टार्ट हो गया। तो एक्यूट हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गए। जो होता है ना ट्रॉली ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड लंग इंजरीज, इसको 6 आवर्स लगते हैं, आफ्टर 6 आवर्स होती है। और पेशेंट जो होती है टाको वाली ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, उसमें पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा होता है, डिस्निया नहीं होती अलबत्ता। प्रेग्नेंट लेडी है, उसको डीबीटी हुई है, प्रेगनेंसी में आपने वारफरीन नहीं देनी, ये बात आपने याद रखनी है। तो प्रेगनेंसी में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आप दे सकते हैं पेशेंट को, लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन क्या होती है? बेसिकली आईवी फॉर्म में आती है, क्लेक्सेन वगैरह। तो फिर एक्साबैन के बारे में भी आजकल रिसर्चेस चल रही हैं, वो लिमिटेड डाटा उसके बारे में। एक्साबैन जो है नहीं देते, एक्सेप्ट वगैरह ये नहीं देते, पेशेंट को एडमिट कर लिया जाता है वहाँ पर। तो मिनिमल ब्लड एयर बैरियर इन द लंग्स इज फॉर्म बाय व्हिच स्ट्रक्चर? लंग्स के जो एल्वोलाई होते हैं ना, दीज आर एल्वोलाई, उनमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक स्क्वेमस होते हैं जैसा ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक बीच में क्यूबाइडल होते हैं। जो स्क्वेमस होते हैं बेसिकली टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं, ये बैरियर बनाते हैं। टाइप 2 वाले जो होते हैं ये क्या करते हैं? सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। पेशेंट को डेफिशिएंसी अगर होगी सर्फेक्टेंट की तो क्या होगा? ये लंग्स है। अब लंग्स के अंदर क्या हो रहा है? बेसिकली ये एक अल्लाह का निजाम है कि ये एयर है, ठीक है। यहाँ पे अल्लाह ने एक फ्लूइड रखा हुआ है, इसकी वजह से जो एक सरफेस टेंशन बिल्ड होती है एयर की और इन दरमियान दोनों की आपस में कोलैप्स टेंडेंसी बिल्ड होती है। फॉर एग्जांपल दीज ये फॉर एग्जांपल एयर है और ये एल्वोलाई है। तो इनके दरमियान एक टेंशन बिल्ड होती है, सरफेस टेंशन होती है, जिस वजह से वो क्या करता है? वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है कि भाई तुम कोलैप्स हो जाओ। तो दरमियान में अगर आप यहाँ पे सर्फेक्टेंट रख दें, दिस इज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या करेगा? इस सरफेस टेंशन को कम कर देगा, तो वो कोलैप्स नहीं होगी। तो पेशेंट का अगर सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, इलेक्ट्रिसिस होगा। पैराथायराइड के बारे में एक याद रखना है, बेसिकली दो होते हैं ना, एक सुपीरियर एक इंफीरियर। जो इंफीरियर वाला होता है वो थर्ड फेरेंजियल पाउच से होता है, जो सुपीरियर वाला होता है वो फोर्थ से होता है। ये नीचे से ऊपर आपने जाना होता है। अक्सर एमसीक्यूज ये आता है, तो अगर कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड विच फेरेंजियल पाउच से, तो थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड अगर दिया हुआ ऑप्शन आप थर्ड चूज करें, और थर्ड पे कौन से होंगे? इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। अगर आए सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, वो कहाँ से आए हैं? तो वो बेसिकली जो होंगे सुपीरियर वाले वो फोर्थ से आएंगे। रीनल फेलियर में विच ऑर्गन विल बी हिंडर्ड? अच्छा,
वैसे रीनल फेलियर के अंदर इनडायरेक्टली कुछ डिस्टर्ब करता है रीनल फिल्ट्रेशन को, एसिड बेस हेमोस्टेसिस को, सीकेडी अफेक्ट करता है रेनल एंजियोटेंसिन सिस्टम को बेसिकली, तो विच कनेक्ट इनडायरेक्टली टू द एड्रिनल्स। मतलब होता ये है कि किडनी से ना रेनल रिलीज होता है, एज यू ऑल नो। तो उस रेनल का काम क्या होता है, वो बेसिकली एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाता है। तो एक ये कोरिलेशन जरूर है कि सीकेडी के अंदर फिर एल्डोस्टेरॉन का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और वैसे एक आपस की बात है कि नॉर्मली इनडायरेक्टली हम लोग सीकेडी के अंदर हाइपरटेंशन देख रहे होते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि हम ये कह रहे होते हैं कि हाइपोपरफ्यूजन की वजह से रेनन ज्यादा रिलीज होता है। लेकिन अगर पेशेंट का एंड स्टेज रिलीज हो गया तो उसके अंदर ये हो सकता है कि बिल्कुल सेक्रेटिंग सेल, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स बिल्कुल उड़ गए पेशेंट के। फ्री फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन इन द ब्लड बेसिकली वो कौन सी होती है, वो T4 होती है, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव जो होती है वो T3 होती है। ये एक्टिव फॉर्म होती है और ये मोस्ट अबंडेंट फॉर्म होती है। थायराइड में मैंने उस दिन भी एक बात बताई थी कि अगर भी आपको गोइटर का सिनेरियो हो तो आपने गोइटर देख के ये नहीं कहना ओ दिस इज हाइपोथायराइड या दिस इज हाइपर। आपने अगली चीज क्या देखनी है, पेशेंट के सिम्टम्स देखने हैं। अगर एक पेशेंट में आपसे सिनेरियो पूछो, पेशेंट है जिसको डिफ्यूज गाइटर है, अगले मैं बात आपको कहूँ कि उस पेशेंट को डायरिया है और उसको एक्सोफथलमैस है, तो क्या डायग्नोसिस होगा? यंग पेशेंट में अगर गोइटर हो, व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस? और चलो एक और साइन भी है, ग्रेव्स, गुड एक्सीलेंट। तो ये आपका ऑटोइम्यून, आप ग्रेव सोचोगे। लेकिन अगर मैं कहूँ गाइटेड है और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है और मिक्स टीम है, फिर क्या होगा? डिफ्यूज गोइटर इसमें भी नहीं, हाइपो में कौन सा स्पेसिफिक एक हाइपो जिसमें मिक्स डिमा होता है? हैशिमोटो। ओके। ऑप्टिक नर्व जो होती है वो एंड होती है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे। जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडीज होती हैं बेसिकली वहां पे ऑडिटरी पाथवेज होते हैं। ये दो जेनिकुलेट बॉडीज होती हैं, ये आपने याद रखनी है। पेशेंट है डिफिकल्टी इन एबडक्शन ऑफ द आई, mass was found basically where it is like that. अगर एबडक्शन फॉर एग्जांपल ये आईज है और वो एबडक्शन नहीं हो पा रही आई की, तो ऑर्बिटल रीजन के अंदर कोई मैस होगा, वो लेटरल रेक्टस जो मसल है उसको अफेक्ट कर रहा होगा। नोज के अंदर जब भी मैस होगा, या तो वो नोज के अंदर फॉरेन बॉडी भी हो सकती है या नोज के अंदर यूनिलैटरल में फॉरेन बॉडी होगी। अगर नोज के अंदर ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा देख के मैस है तो एंजियोफाइब्रोमास होते हैं, पोलिप्स या ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। जो पोलिप्स होते हैं वो ब्लीड नहीं करते, ब्लीडिंग जब हो गई तो वो सजेस्ट करती है, वैसे एंजियोफाइब्रोमास बहुत स्पेसिफिक होते हैं। और अगर मैस इस तरह होना कि पेशेंट को ट्रॉमा की हिस्ट्री है और अब उसको एक मैस फील हो रहा है नोज के अंदर, तो वो हेमाटोमा बना होता है। कलर चेंज इन मिथाइल एक्रोलेट ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अमाइंस। ये एक बहुत ही बेसिक लेवल का कोई एमसीक्यूज है, कलर चेंज करवाता है। तो टर्शियरी अमाइंस होते हैं वो एक्सीलेटर्स होते हैं इस पॉलीमर्स पाथवे के अंदर। ये मतलब ये डेंटिस्ट्री का ही कोई स्पेसिफिक एमसीक्यूज है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस, जब ये हमारे अमाइनो एसिड ऑक्सीडाइज होते हैं तो येलो ब्राउन डिस्कलरेशन होती है। After tooth extraction, patient को एक एंटीबायोटिक दी है, patient is already on candesartan basically angiotensin receptor blockers के ऊपर एक मरीज ऑलरेडी है। तो कहते हैं कौन सी दवाई से इंट्रैक्शन करते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर? एक तो आपने याद रखना है कि इनको एस नहीं देने। अगर आपने ARBs वाले पेशेंट को एस भी दे दिए तो पेशेंट में हाइपरकलीमिया का रिस्क ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एल्डोस्टेरॉन को इनहिबिट करते हैं। और मैंने आपको पिछले कितने लेक्चर्स में एल्डोस्टेरॉन के 3 फंक्शन बताए थे। कोई पुराना बच्चा मेरे साथ क्लास में है, anyone type the 3 function of aldosterone which I told you? एक मैंने बताया था सोडियम को ज्यादा करता है, फिर पोटाशियम को क्या करता है, कम करता है, और हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट करता है। सो अब ये जब भी आपका पेशेंट का एल्डोस्टेरॉन बेसिकली कम हो जाएगा तो पोटाशियम के लेवल ज्यादा हो जाते हैं, तो हाइपरकलीमिया बढ़ होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स कभी भी नहीं लेने, इनके साथ ये इनहिबिट करते हैं इसके मेटाबॉलिज्म को, टॉक्सिसिटी बढ़ती है।
After lower molar extraction, the patient feel numbness on the tongue. तो टंग की एंटीरियर टू थर्ड से सेंसेशन होती है वो ट्राइजेमिनल नर्व लेके जाती है उसकी लिंगुअल ब्रांच. Patient received radiotherapy for tongue cancer following the osteoradionecrosis. What is underlying mechanism? तो कहता है कि रेडियो के बाद पेशेंट को बोन की नेक्रोसिस हो गई है. Impaired bone healing due to radiation induced hypervascularity और hypocellularity और hypoxia. अब आयोनाइजिंग रेडिएशन ने डीएनए अब सेल डायरेक्टली या रेडिकल्स बनाते हैं. फ्री रेडिकल्स बेसिक रेडिएशन से बनते हैं तो उससे वैस्कुलर डैमेज भी होता है, इन्फ्लेमेशन भी होती है और स्टेम सेल की डिप्लेशन हो जाती है. बोन्स के अंदर ये जो रेडिकल्स बनते हैं ये हाइपोवैस्कुलरिटी और हाइपोसेलुलरिटी करवाते हैं और हाइपोक्सिया जनरेट करते हैं तो जिसकी वजह से नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है. असल में सारा मसला फ्री रेडिकल्स का होता है. बच्चा उसको 2 mm मिड लाइन डायस्टीमा है परमानेंट. अच्छा ये इसका वैसे इसमें मेरे सीखने की भी एक बात थी कि अगर एक बच्चा ना परमानेंट कैनन हैज नॉट येट एडॉप्टेड और कहता है व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट. इसमें ऑब्जर्व करना है. यहाँ पे एक अच्छी बात लिखी हुई है कि अगर डायस्टीमा लेस देन 2 mm का इनफिक्स इज ड्यूरिंग ट्रांजिट और क्लोजेस नेचुरली. अगर 11 साल से ऊपर बच्चे की उम्र हो जाए तो फिर आपने बियॉन्ड उसको कोई ना कोई इंटरवीन करना होगा. बायोकेमिकल रिएक्शन में कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी एक्टिविटी को. तो वो क्या क्या होता है आपका टेम्परेचर मोस्ट इम्पोर्टेंट. इसीलिए जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो पेशेंट का ब्लड का टेम्परेचर आप देखते हैं. पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे को सारे कहते होते थे जब मरीज की पीएच 6.7.1 पे चली जाए ना पेशेंट को लैप्स होना शुरू हो जाता है. यहाँ 100 पे 6 में चली जाए. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया, को फैक्टर्स हो गए. veins passing from the scalp into the intracranial venous sinuses में वो emissary veins होती हैं. ये ज्यादातर रिपीटेड एमसीक्यू है. स्कैल्प से इंट्राक्रेनियल वेनस साइनसेस में जाती है एमिसरी वेन्स. एक आपकी होती है बेसिकली सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन. वो आपने याद रखनी है. मतलब सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो होती है ना वो सीधी कैवर्नस साइनस में जाती है. ये एमिसरी वेन्स ड्रेनेज में काम आती हैं. एक होती है आपकी देखें, एक होती है ब्रिजिंग वेन्स. ये आपकी बेसिकली क्या करती हैं, ये ब्रिजिंग वेन्स का काम क्या होता है कि ड्यूरल वेनस साइनस में ड्रेन करना. इसकी वजह से सब ड्यूरल हेमाटोमा होता है. एक होती है डायप्लॉइक वेन्स, ये स्कल की बोन्स के अंदर होती है. ये एमिसरी वेन्स के साथ कनेक्ट होती हैं लेकिन ये स्कैल्प को ड्रेन नहीं करती. ठीक है. स्कैल्प के हवाले से एक आपने निमोनिक याद रखना है. स्कैल्प एस से स्किन होती है सबसे पहले. सी से कनेक्टिव टिश्यू होता है. ए से एपोन्यूरोसिस होता है. ठीक है. एल से लूज एरियोलर होता है और पी से पेरियोस्टियम होती है. आप में से कोई मुझे बता सकता है कौन सा एक जगह होती है जिधर अगर इंजरी हो तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है. ए, बी या सी. हाँ जी, एनीवन. कनेक्टिव टिश्यू में अगर इंजरी हो ब्लीडिंग नहीं रुकती या एपोन्यूरोसिस या लूज एरियोलर टिश्यू में. बी, शाबाश, एपोन्यूरोसिस में. ठीक है. इसमें अगर इंजरी हो तो ब्लीडिंग नहीं रुकती और इन्फेक्शन किस एरिया में अगर हो तो स्प्रेड कर जाता है. इसका याद रखें ब्लीडिंग के लिए रिस्क है और इसका इन्फेक्शन के लिए. ये हमने कल भी किया. कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो होते हैं वो मेड्यूला को क्रॉस करते हैं एट पिरामिड ऑफ मेड्यूला को क्रॉस करते हैं तो उस जगह को पिरामिडल डिकसेशन कहते हैं. इंटरनल एकॉस्टिक मेसन में 7th और 8th नर्व होती है. पेशेंट को इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाउड साउंड फॉलोइंग द फेशियल नर्व पाल्सी. तो उसका स्टेपीडियर रिफ्लेक्स जाता है. तो बेसिकली स्ट्रक्चर डैमेज क्या हो गया, नर्व टू स्टेपीडियस. स्टेपीडियस रिफ्लेक्स होता है. नॉर्मली जब भी आप ऊंची आवाज सुनते हैं ना स्टेपीडियस मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ऊंची आवाज को आपके कानों में डैम्पन कर देता है. होर्सनेस ऑफ वॉइस सिंगर की तो वो होता है. तो पोस्टीरियर लिको रेटिनाइड के बारे में आपने याद रखना है. ये एब्डक्टस होते हैं वोकल कॉर्ड के. सुपीरियर लेरेंजियल नर्व कौन से लेरेंजियल मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, बेसिकली रिकोथायराइड.
और उसकी एक्सटर्नल ब्रांच। बाकी तमाम इंट्रिंसिक लेरेंजियल मसल को रिकरेंट लेरेंजियल होती है। ये बार बार एमसीक्यू आता है एमबीबीएस में भी। अगर आप दो में डिवाइड कर दें, एक है क्रिको, एक है बाकी सारे मसल्स लेरिंग्स के। तो क्रिको को सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है और बाकी सबको रिकरेंट है। पेशेंट को सर्वाइकल टीबी ट्रीट हुआ था, अब उसको रिट्रोफेरेंजियल स्पेस में इंफेक्शन हो गया। तो कहता है थ्रू विच नेक फेशिया नेक इन्फेक्शन मोस्ट लाइकली स्प्रेड टू प्रीवर्टिब्रल फेशिया के थ्रू स्प्रेड करते हैं। विच लाइपोप्रोटीन की हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है एलडीएल का, और टैग्स किस में ज्यादा होते हैं, वो काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब आपको पता है सबसे पहले मैसेंजर आरएनए आता है। मैसेंजर आरएनए के बाद फिर क्या होता है, बेसिकली ट्रांसलेशन होती है आपकी, फिर वो राइबोसोम्स पे जाके ही ट्रांसलेशन हो रही होती है। तो उसमें फिर आपके तकरीबन सारी ही चीजें आ जाती हैं। फिर ये भी बताओ, यूकैरियोटिक में बेसिकली 80s होता है, प्रोकैरियोटिक में 70s होता है। कभी कभी स्टार्ट कोडॉन का भी आ जाता है, स्टॉप कोडॉन का भी आता है। What is the most effective method of applying sealers during root canal? Lentillo spiral. मेनिंजाइटिस के अंदर आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी होती है, सेफ्ट्रेक्सोन, थर्ड जनरेशन में ये आती है। ठीक है। मैक्सिमम सेफ डोज और लोकल एनेस्थेटिक्स स्पेसिफिकली लिग्नोकेन की तो 300 mg तक होती है। एनीवन टेल मी, एक जो वाइल होती है लिग्नोकेन की, आपने देखी होगी 10 ml की होती है, उसमें कितने एमजी पड़ी होती है लिग्नोकेन? एनी वाइल्ड गेस? हाँ जी, एनीवन? कितने एमजी पड़ी होती है लिग्नोकेन? तो आप लोगों ने लगाई होंगी ना हाउस शॉप में। 200 mg तक होती है। लॉक शॉप में ज्यादातर क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई इन्वॉल्व होता है। पेशेंट है फास्टिंग HbA1c उसका 120, मतलब 99 से ऊपर है, तो वो कहता है कि रैंडम शुगर भी 200 से ऊपर है, तो HbA1c अगला टेस्ट होगा। याद रखनी है, अगर फास्टिंग जो होता है ना वो 99 से ऊपर हो और रैंडम जो है वो 200 से ऊपर हो, अगला टेस्ट HbA1c है। पेशेंट नॉट रिस्पॉन्सिव टू नलेक्सोन, तो कॉज इसकी क्या होगी? फिनोबार्बिटोन हो सकती है, ओपियाइड्स उसने लिए नहीं है, तो नॉन ओपियाइड को लिया होगा फिनोबार्बिटोन। क्लिनिकल सिनेरियो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का था। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में मैंने आपको बताया था, नाम सारे अपोजिट करते हैं। मेटाबॉलिक हो जाएगा कंपनसेशन अल्कलोसिस, और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या होता है कि बाइकार्बोनेट ज्यादा होते हैं, तो बाय इंक्रीजिंग बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्प्शन और हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट आउट कर देगा। पेशेंट प्रेजेंट विद द फीवर और रेज्ड बिलिरुबिन बेसिकली 4 days आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो व्हाट इज लाइकली कॉज? इसमें हेमोलिटिक रिएक्शन हुआ होगा, इस वजह से इसको फीवर भी जो अंडरस्टोर है। टाइप 1 डायबिटिक को इज गिवन इंसुलिन, व्हाट विल इंक्रीज एज अ रिजल्ट? तो इंसुलिन की वजह से क्या होता है, बेसिकली अगर आप याद रखें, इंसुलिन तो ये पोटेशियम को सेल के अंदर ले जाती है और हाइड्रोजन आइंस को बाहर ले आती है। तो हाइड्रोजन आइंस जब बाहर आएंगे
डीके को तो करती है लेकिन मैकेनिज्म कौन सा? इस लिहाज से तो ठीक बात है कि इंसुलिन जब आप देखते हैं तो अच्छा अच्छा टाइप 1 डायबिटिक में ठीक है डीके के अंदर ये बेसिकली पीएच को क्या करती है इंक्रीज करती है क्यों क्योंकि कीटोन्स जो होते हैं ना फिक्स कीटोन्स जो बन रहे होते हैं मैंने आपको पहले बताया था कीटोन्स की फॉर्मेशन उनको ये इनहिबिट कर देती है तो बॉडी में कीटोन्स कम हो जाते हैं जब कीटोन्स कम होते हैं ये आप कीटोन्स नहीं बनते ठीक है कीटोन्स कम हो गए हैं तो जो एसिड होता है क्योंकि कीटोन्स इसको यूज अप कर रहे होते हैं अब एसिड यूज नहीं होगा तो बॉडी की जो पीएच है वो बढ़ जाएगी क्योंकि डीके के अंदर पूरे हिस्ट्री में जो बॉटम लाइन होती है वो यही होती है कि असल में कीटोन्स बनते हैं वो कीटोन्स क्या करते हैं बाइकार्बोनेट को यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से ये होता है बाइकार्बोनेट के लेवल कम हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयंस के लेवल ज्यादा हो जाते हैं तो बॉडी में पीएच जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है क्योंकि पीएच आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन आयंस के तो अब उसको ट्रीट करने का तरीका क्या आप पेशेंट को इंसुलिन देते हैं इंसुलिन से क्या होता है कीटोन इनहिबिट हो जाते हैं तो फिर बाइकार्बोनेट यूज अप नहीं होते तो बाइकार्बोनेट के लेवल ब्लड में मेंटेन रहते हैं जिसकी वजह से फिर बॉडी की पीएच भी ज्यादा हो जाता है What is a sensory supply of the piriform fossa? Basically, superior laryngeal nerve होती है वो भी वेगस की ही ब्रांच है उसके इंटरनल भी है एशियन फाक में अब आपका ये अगर ब्रेन है फॉर एग्जांपल ये मीडियल पोर्शन तो जो ब्रेन का मीडियल पोर्शन होता है ये वाला इधर एसी होती है और ये जो पोर्शन होता है इधर एमसी होती है तो कहता है एशियन फाक में कौन सी स्ट्रक्चर लाइक इन्फॉक्टेड होगी तो सोमैटोसेंसरी सेंसेशन भी हो सकती है आप ये भी याद रखें आपके लोअर लिम्स जो होते हैं ना वो इधर होते हैं इस तरह लोअर लिम्स भी इधर होते हैं ब्लैडर का कंट्रोल भी इधर होता है तो एक कौन सी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को डिमेंशिया होता है पेशेंट को साथ यूरिन के प्रॉब्लम्स होते हैं तो पेशेंट को साथ वेट वॉबली और एटेक्सिया भी होता है लेग्स की इन्वायरमेंट की वजह से उसको क्या कहते हैं वो इसी जगह पे होता है इसी एरिया में वेट होता है पेशेंट वॉबली होता है बैकी होता है हाँ नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस वो भी इसी एरिया को इन्वॉल्व करता है तो लैक्रिमेशन क्यों कम होगी फेशियल नर्व की इंजरी की वजह से जो कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स लेके आती है तो बेसिकली लैक्रिमल ग्लैंड आपको मैंने उस दिन बताया था कि अगर आपसे कोई पूछे फेशियल के बारे में तो आपने याद रखना है ये आपके जो लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं उनको जाती है और आपके स्लेवरी ग्लैंड्स को तो अगर आपसे कोई पूछे उसका जो आपकी होती है ग्लोसोफेरेंशियल का तो वो आती है नाइन्थ नर्व पेरोटिड लेरेंट का पोस्टीरियर क्रिकोथायरॉइड होता है बेसिकली सार्काइडोसिस में कौन से इम्यून सेल्स होते हैं टी सेल्स होते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है एनाफाइलैक्सिस बेसिकली टाइप 1 होता है टाइप 1 तो टाइप 1 के अंदर आईजीई मीडिएटेड होता है टेटनस में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता ये न्यूरोटॉक्सिन होता है ये पैरालिसिस स्पास्टिक पैरालिसिस कराता है ट्रिस्मस कराता है which enzyme is confined only to norepinephrine production तो वो डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज है अब होता ये है कि जो नॉरएपी होती है ना नॉरएपी ये आती सारे डोपामिन से और डोपामिन कहाँ से आती है टायरोसिन से असल में ये सारा मसला टायरोसिन से शुरू होता है टायरोसिन पहले कन्वर्ट होती है फिनाइलिफ्राइन में फिनाइलिफ्राइन डोपामिन डोपामिन में डोपामिन फिर नॉरएपिनेफ्रिन में नॉरएपिनेफ्रिन फिर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होती है तो नॉरएपिनेफ्रिन प्रोडक्शन में डोपामिन बीटा मोनोऑक्सीजिनेज इन्वॉल्व होता है और इसमें कार्बोक्सिलेज भी होता है which substrate mechanism inhibit insulin secretion तो ये सारे सोमैटोस्टेटिन एपिनेफ्रिन कॉर्टिसोल अल्फा 2 एगोनिस्ट ग्लूकागोन इनमें से कोई एक आपको एमसीक्यूज पेपर में आ सकता है अब एक इसको आप सिंपल से याद रखें कि इंसुलिन क्या करती है ग्लूकोज को कम आपने याद रखना है इनमें से कौन कौन से ग्लूकोज को ज्यादा करते हैं तो आप याद रखें तकरीबन सब ग्लूकोज को ज्यादा करते हैं इजी वे टू रिमेम्बर दीज थिंग्स ठीक है
ग्लूकागोन से भी ग्लूकोज ज्यादा होती है, सोमेटोस्टेटिन से भी ग्लूकोज ज्यादा होती है, एपिनेफ्रिन से आपको पता है वैसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाता है, कॉर्टिसोल भी यही काम करता है। हाइपोग्लाइसीमिया इसलिए तो एडिसन डिजीज में होता है। और अल्फा 2 रिसेप्टर का काम भी ग्लूकोज के सिक्रेशन को कम करना, इंसुलिन के सिक्रेशन को कम करना होता है। सोल्यूट मूवमेंट इज इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा किसी चीज का, वहां से मूवमेंट भी ज्यादा ही होगी और मेम्ब्रेन जितनी थिन भी होगी। ग्लूकोज थ्रू द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब बाय विच प्रोसेस, जो डिस्टल ग्लूकोज है वहां से ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होती बल्कि प्रॉक्सिमल से होती है, SGLT2 रिसेप्टर के थ्रू। और सोडियम की एब्जॉर्प्शन डिस्टल ट्यूब्यूल से एल्डोस्टेरॉन की वजह से होती है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इफेक्ट ऑफ एक्यूट रेडिएशन एक्सपोजर, तो उससे क्या होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया की वजह जो लिखी है वो ये लिखी है कि हेमोपोएटिक स्टेम सेल बोन मैरो के अंदर जो होते हैं वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, इसलिए डिलेड होती है कॉम्प्लिकेशन रेडिएशन की, तो पेशेंट आते हैं इसके साथ। और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर आपका 15-17 ट्रांसलोकेशन होती है, ये आपने याद रखना है। और प्रोमाइलोसाइट ल्यूकीमिया इसको कहते हैं, माइलॉइड ल्यूकीमिया। और इसमें आप ड्रग ऑफ चॉइस एट्रा होती है। एट्रा क्या करती है बेसिकली, ये जो रेटिनोइक एसिड के रिसेप्टर्स होते हैं ना, इनको बेसिकली मॉड्यूलेट करती है, जिसकी वजह से पेशेंट का ल्यूकीमिया ट्रीट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह 922 ट्रांसलोकेशन, दो ही आपने याद रखे हैं, 922 और 1517 सबसे कॉमन। 922 CML के अंदर होती है और 1517 जो होती है प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया में। इसमें ट्रीटमेंट में इमेटनब यूज होता है। इमेटनब ये टायरोसिन काइनेज वाले रिसेप्टर है, टायरोसिन काइनेज। और ये जो होता है प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, इसके अंदर यूज होती है एट्रा। और यहाँ पे रेटिनोइक एसिड के रिसेप्टर्स होते हैं। साउंड की जो ह्यूमन ईयर कैन परसीव वो 20 से 20 के हर्ट्ज तक होती है। किन से इनहेलेशन से ICP रेज होता है, हेलोजन से नहीं होता बल्कि आइसोफ्लूरेन से होता है। A-fib का पेशेंट एक्शन पोटेंशियल, A-fib से कौन सा अफेक्ट होता है बेसिकली, अब जाहिर सी बात है अगर पेशेंट A-fib के अंदर होगा तो रिफ्रैक्टिव पीरियड और ये चीजें चेंज होंगी, तो बेसिकली अब इस पेशेंट का जो ये फेज होती है ना A-fib में, ये शॉर्टन हो जाती है, तो रिपोलराइजेशन की फेज पेशेंट की अल्टर्ड हो जाती है बेसिकली। QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है ये वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन, आप याद रखिएगा, QRS ये वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन। और ये QRS वो टाइम होता है जिसमें फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बेसिकली क्या करता है, ड्यू टू डिक्रीज विटामिन डी के लेवल्स की वजह से होता है, ये तो बच्चों ने MCQ है। मेंटल फोरामेन की लोकेशन क्या होती है, मैंडिबल के एंटीरियर सरफेस पे होती है, ये हम लोग से लैंडमार्क पूछा भी जाता था, बिलो सेकंड मोलर प्री मोलर टीथ के। मिड लाइन हाइपोप्लेसिया पेशेंट को कार्डिक डिफेक्ट है, और एक और चीज कैल्शियम लेवल कम है, तो ये डाइजॉर्ज सिंड्रोम के अंदर ये सारी चीजें होती है। और वैसे इसमें T सेल का डिसफंक्शन भी होता है। मिड फेज का हाइपोप्लेसिया और फ्रंटल बोसिंग हो और क्रेनियल डिफेक्ट्स हो तो ये क्रूजन सिंड्रोम होता है। क्रूजन में आप जो होता है वो, अब इन दोनों में फर्क क्या है, कैल्शियम लेवल का भी एक है। मिड लाइन डिफेक्ट दोनों में होगा, लेकिन डाइजॉर्ज में कार्डिक डिफेक्ट्स भी साथ होंगे। ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जो है वो SGL2 रिसेप्टर के थ्रू होती है, और इसको एक ड्रग इनहिबिट करती है जिसका नाम क्या होता है, डेपा एम्पाग्लिफ्लाजोन। कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो इनफेक्टिव हो जाती हैं अगर वो एंडोट्रेकियल ट्यूब से दें, जो आपके ये CNS डिप्रेशन में मिडाजोलैम है। लेकिन ये जो ड्रग्स हैं एट्रोपिन, एपिनेफ्रिन, लाइडोकेन, ये आपको पता है ये कार्डियक अरेस्ट में आप देते हैं, तो ये इफेक्टिव होती हैं अलबत्ता। क्वेश्चन था नेजल कैविटी का स्पेसिफिकली ओल्फैक्शन से रिलेटेड, तो ओल्फैक्टरी बल्ब का बेसिकली वो कहता है कि स्टेम लाइकली रेफर टू लोकेशन ऑफ द ओल्फैक्टरी न्यूरो एपिथेलियम। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम जो होती है वो अपर नेजल कैविटी में होती है। साइक्लोस्पोरिन का क्वेश्चन था, इम्यूनोसप्रेसिव है, ट्रांसप्लांट में यूज होती है, तो
साइक्लोस्पोरीन का मैकेनिज्म क्या है? साइक्लोस्पोरीन होगी या टेक्रोलिमस होगी, ये दो दवाइयां, ये बेसिकली कैल्सियम रिसेप्टर इनहिबिटर्स होती हैं, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरीन का एक एडवर्स इफेक्ट कोई मुझे बता सकता है साइक्लोस्पोरीन का? साइक्लोस्पोरीन का एडवर्स इफेक्ट? एनीवन? कोई एक नोटोरियस एडवर्स इफेक्ट जो साइक्लोस्पोरीन का होता है? ये का नेफ्रोटॉक्सिक होती है, ठीक है, टेक्रोलिमस कम होती है। सिफेलोस्पोरीन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? ये सेल वॉल इनहिबिटर्स है, सेल वॉल इनहिबिटर्स, ठीक है। और वहां पे क्या करते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन बेसिकली सेल वॉल के अंदर होती है। और ये आपको इस लेवल पे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन के क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट करती है। पेशेंट को माउथ में सोर्स है, हेलो अराउंड द लीजन्स, ये अल्सर है उसके अराउंड हेलो हेलो है। तो कौन सा बग होगा? ये हर्पीस के अंदर होते हैं, वेसिकल्स बनाता है। सेकंड मियोटिक डिवीजन फर्टिलाइजेशन पे कंप्लीट होती है, ये आपने याद रखना है। जो ओव्यूलेशन पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है और फर्टिलाइजेशन पे सेकंड होती है। और ये अक्सर आता है प्यूबर्टी में, फीमेल किस फेज में होती है? तो फर्स्ट में होती है। व्हेन डज द सेकंड meiosis ऑफ द oocytes occur आफ्टर फर्टिलाइजेशन? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। ब्रोंकियल आर्टरीज जो होती हैं ये थोरेसिक एओर्टा से आती हैं। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बाज़ औक़ात ये जब हेमोप्टोसिस होता है पेशेंट को, तो फिर आपको एओर्टा को अप्रोच करके उसको बंद करना पड़ता है। ओरल मेडिकेशन फॉर द कैंडिडा बेसिकली फ्लूकोनाजोल, फ्लूड्रम के नाम से ये टेबलेट आती है 50 mg की, बीडी में देते हैं। इसका एक एडवर्स इफेक्ट है, एक्यूट लिवर फेलियर कराती है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा मोस्ट कॉमन बिनाइन सिलेब्री ट्यूमर है, सबसे कॉमन। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ मिड लाइन? वही 9 साल के बच्चे में कुछ नहीं करना, अगर डायस्टीमा आ गया 11 साल के बाद आपने उसको इंटरवीन करना है। लेफ्ट लिप में कहते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होती है? लेफ्ट लिप रिपेयर रहता है 3rd मंथ की एज तक। और फॉलोइंग द रूल ऑफ 10 वीक्स ओल्ड 10 वेट 10 दिस टाइमिंग ऑफ माय सर्जिकल सेफ्टी। अच्छा, 10 रूल ऑफ 10, 10 हीमोग्लोबिन भी 10 हो, वेट भी 10 kg हो और 10 वीक का बच्चा हुआ हो तब करनी है। गुड पॉइंट। लेफ्ट पैलेट की रिपेयर जो होती है वो उसके बाद की जाती है स्पीच के। जो क्लेफ्ट लिप होता है, वैसे जो क्लेफ्ट, दो कंडीशन होती है ना, एक होता है क्लेफ्ट लिप, वो तो सेंटर में हो गया, मतलब अगर ये बच्चा है दिस इज क्लेफ्ट लिप, जो पैलेट होता है वो पीछे की तरफ होता है। अब ये जो लिप होता है ना बेसिकली, ये मैक्सिलरी प्रोमिनेंसिस से बनता है। जो पैलेट पीछे होता है ना, ये नेजल सेप्टम से बनता है। तो ये इसकी जो लिप होता है, देखिए आप लिखा हुआ है, ये प्राइमरी, इसको हम कहते होते हैं, एक दो पैलेट बनते हैं, एक होता है प्राइमरी पैलेट। प्राइमरी पैलेट जो होता है, मतलब ये दो टर्म्स हैं, एक है मैक्सिलरी प्रोमिनेंस, वो बनाता है प्राइमरी पैलेट। जो नेजल सेप्टम होता है ना, मीडियल नेजल सेप्टम, ये बनाता है सेकेंडरी पैलेट। और वो बेसिकली, तो जो प्राइमरी पैलेट होता है वो, उसका अगर मसला होगा तो क्लेफ्ट लिप होगा। और अगर नेजल सेप्टम की फ्यूजन का कोई मसला हुआ सेंटर से, तो पैलेट का मसला होता है। उन बच्चों में पैलेट के मसले आते हैं। हाँ, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस, ग्रे मैटर के अंदर कौन से होते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। ये असल में ग्लाइल सेल्स होते हैं। ग्लाइल सेल्स आपको पता है कितने टाइप के होते हैं? एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, एपेंडाइमल सेल्स होते हैं। तो एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं ये ग्रे मैटर के अंदर होते हैं। व्हाइट मैटर में कौन से होते हैं? व्हाइट मैटर में कौन से ग्लाइल सेल्स होते हैं?
ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। ये आप ये अक्सर एफसीपीएस में आता है, एमबीबीएस वालों को भी। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स व्हाइट मैटर में होते हैं और जो प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं वो ग्रे में होते हैं। ये बात याद रखनी है, बड़ा एमसीक्यूज आता होता है। ग्रे वाले प्रोटो होते हैं, फाइब्रस वाले व्हाइट मैटर में होते हैं। मतलब वैसे आपको पता है ब्रेन में ग्रे मैटर पेरिफेरीज पे होता है और व्हाइट सेंटर में होता है, ठीक है। मोटी सी बात है। जो साइडों पे जो होंगे वो फाइब्रस होंगे, साइडों पे जो होंगे वो प्रोटोप्लाज्मिक होंगे, दरमियान में जो होंगे वो फाइब्रस होंगे। ये कोलमनर सेल्स होते हैं जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं। ये सेंट्रल कैनाल को लाइन करते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टम को, और ये क्या सेक्रेट करते हैं? सीएसएफ। मेथिओनिन रेजिस्टेंस की काज क्या होती है? वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन बेसिकली ये अल्टर्ड हो जाती है। तो फिर पेशेंट, अगर आपसे कोई पूछे ना पेनिसिलिन का मैकेनिज्म, तो याद रखना है पेनिसिलिन काम करती है पेप्टिडोग्लाइकिन की सिंथेसिस में। जो अगर आपसे कोई पूछे सेफेलोस्पोरिन, वो भी सेम। अगर आपसे कोई पूछे मेथिसिलिन रेजिस्टेंस की काज क्या होती है मर्सा के अंदर, तो वो क्या काज होती है? वो मैक जीन की म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से मेथिसिलिन जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है वो अल्टर्ड हो जाती है। फिर बीटा लैक्टम ड्रग आके काम ही नहीं कर पाती। डबल लेयर जो होती है क्यूबाइडल सेल्स की लाइनिंग की, वो ज्यादातर कोलेक्टिन ड्रग में होती है। यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन बेसिकली काम करता है, वैसे इधर एडीएचएच काम करता है। स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम ज्यादातर आपके एक्सटर्नल ओरिफिसेस पे होती है। ओरल कैविटी होगी, स्किन हो गई, एसोफेगस हो गई। अपर पेशेंट के और लोअर लिम्ब वीकनेस, अपर एंड लोअर लिम्ब वीकनेस विद ड्रिबलिंग फ्रॉम द माउथ। अब देखिए, मैंने आपको बताया ना, ये दिस इज बेसिकली ACA एंड दिस इज बेसिकली MCA। अगर पेशेंट की अपर और लोअर लिम्ब दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं और माउथ में ड्रिबलिंग है, तो ये लाइकली एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी तो है ही है, लेकिन इसमें आपको एक बात बताऊं, इसमें आप MCA को भी सोचेंगे, ठीक है। वाटरशेड एरियाज भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है फ्रंटल लोब जो होती है उसमें एक्सप्लेन द लोअर लिम्ब ज्यादा वीकनेस होगी, और फेशियल मोटर ड्रिफ्ट जो होगी, जो वैसे ये लिखा हुआ है MCA स्ट्रोक के अंदर अपर लिम्ब ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और जो ACA स्ट्रोक होंगे उसमें लोअर लिम्ब ज्यादा होंगे इन्वॉल्व। लेकिन फिर ये कंफ्यूजिंग MCQs हो गया ना। अब इसमें मेंशन करना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं हमंकस के लिहाज से ना, ये देखें यहाँ पे आपके लोअर लिम्स होते हैं और इधर आपके अपर लिम्स होते हैं। तो ये तो बात समझ हमें कि ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का एरिया है, ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी का एरिया है। तो अगर एक मरीज है जिसके लोअर लिम्स ज्यादा इन्वॉल्व है अपर से, तो फिर जाहिर सी बात है इसकी ACA उड़ी हुई है। लेकिन एक कोई पेशेंट है जिसके अपर लिम्स ज्यादा इन्वॉल्व है लोअर से, तो उसका MCA उड़ी हुई है। ये बात समझ आ गई है? क्लियर? ये पॉइंट समझ आया है कि अगर अपर लिम्ब की वीकनेस है तो MCA का मसला है, और लोअर का अगर हो तो फिर ACA का। ऑल्फैक्टरी सिस्टम में माइट्रल सेल्स जो होते हैं वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं। ये ऑल्फैक्टरी इंफॉर्मेशन को ऑल्फैक्टरी बल्ब से लेके जाते हैं। पिरामिडल ट्रैक्ट रिलेटेड टू विच स्ट्रक्चर? इन दोनों के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। पिरामिडल ट्रैक्ट बेसिकली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होते हैं, वो ब्रेन से आते हैं। पेशेंट को चेस्ट पेन है, तो चेस्ट पेन की कॉमन काज पेरिकार्डाइटिस है या मायोकार्डाइटिस? कॉमन अगर आपसे पूछे ना, ये मोस्ट लाइकली तो पेरिकार्डाइटिस होगा। मायोकार्डाइटिस में क्या होता है वैसे? मायोकार्डाइटिस में ना पूरा इन्फ्लेम्ड हुआ होता है हार्ट, उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ज्यादा होती है। इन विच कंडीशन द वेंटिलेशन परफ्यूम रेशियो इंक्रीज? इसका आसान तरीन तरीका क्या होता है? ये देखिए, ये एल्वोलाई है ना, और ये ब्लड वेसल है।
दिस इज वेंटिलेशन, दिस इज परफ्यूजन। वो क्या कह रहा है, वेंटिलेशन तो परफ्यूजन रेशियो ज्यादा, मतलब वीक्यू रेशियो ज्यादा हो गई 0.8 से। वेंटिलेशन ज्यादा हो और परफ्यूजन कम हो, कौन सी स्टेट ऐसी होगी जिसमें वेंटिलेशन ठीक होती है लेकिन परफ्यूजन अफेक्टेड होती है? आप खुद सोचो, इतनी कॉमन सेंस तो आपको है ही है कि वेंटिलेशन बिल्कुल इंटैक्ट है लेकिन परफ्यूजन, ये ब्लड है, तो ब्लड में क्या आ जाएगा बीच में, क्लॉट पड़ा हुआ हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसमें वीक्यू रेशियो में वीक टू क्यू रेशियो ज्यादा होगी। अब आप लोगों की प्रेजेंस में चेक करता हूँ, अगर मैं आपको एक सिनेरियो दूं, एक पेशेंट है जिसकी वीक्यू रेशियो कम है, मतलब ये कि वेंटिलेशन कम है, वो कौन सी स्टेट है जिसमें परफ्यूजन बिल्कुल ठीक होती है, ये इंटैक्ट है लेकिन वी वेंटिलेशन कम होती है, वो कौन सी स्टेट है? नहीं मतलब डिजीज कौन सा होगा? कोई डिजीज बताए ना जिसमें वेंटिलेशन कम होती है, कोई भी एक डिजीज। निमोनिया, लंग्स डिजीज निमोनिया हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है। डेंटल प्रोसीजर में यूज करने से पहले आपने 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चीजों को गर्म करना है। जो टॉक्सिक लोकल एनेस्थेटिक रिएक्शन होता है, व्हाट इज अ क्लिनिकल पिक्चर ऑन मैनेजमेंट? तो इसमें जो सिस्टम यूज होता है वो लोकल एनेस्थेटिक सिस्टम टॉक्सिसिटी यूज होता है लास्ट। डोज डिपेंडेंट सोडियम चैनल ब्लॉकेज होता है सीएनएस सिस्टम में। अर्ली साइंस में तो ये या मेटालिक टेस्ट और नमनेस और वीकनेस स्टार्ट होती है। कार्डियोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है, इसमें कहता है बिपिवाकिन टिपिकली कार्डियोटॉक्सिक है। तो मैनेजमेंट में आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन दे पेशेंट को। कल भी मैंने आपको कहा था बेंजोडायज़ेपिन देनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। जब भी लिग्नोकेन आपको दे रहे हैं किसी को, अगर टॉक्सिसिटी हो गई, आईवी चली गई, तो पहले आप ऑक्सीजन अटैच करें, फिट्स को कंट्रोल करें, ठीक है। और आईवी लिपिड इमल्शन थेरेपी, और ये पता है पाकिस्तान में बहुत कम आती है। और अगर बीपी ड्रॉप हो रहा है तो नॉरएपी अटैच कर दें। वैसे की इसमें यही होता है, पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट कर दें। लिपिड इमल्शन फर्स्ट लाइन होते हैं। नॉन टॉक्सिक कहता है लोकल एनेस्थेटिक में लाइडोकेन है, सिर्फ एस लोकल एनेस्थेटिक है ड्यू टू मॉडरेट पोटेंसी, रैपिड ऑनसेट, और सिस्टमिक टॉक्सिसिटी की कम होती है जो अगर आप थेरेप्यूटिक रेंज में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने इसको बहुत ज्यादा रेंज में यूज कर दिया तो फिर तो डेंजरस होगी। जो अमाइड वाली होती हैं वो सेफ होती हैं, और जो ईस्टर्स वाली होती हैं वो डेंजरस होती हैं, ये बेंजोशेंसो। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ऑलवेज एस्पिरेट बिफोर इंजेक्टिंग। प्लंजर को पीछे खींच के चेक करें कि आप सबकट ही जा रहे हैं, अब ब्लड वेसल के अंदर ना चले जाए, हाई डोज आप दे देंगे। कहता है बट एनेस्थेटिक एजेंट्स आर सेफ फॉर पेशेंट विद मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो इसमें प्रोपोफोल हो गई, इटोमाइड हो गई, मिडाजोलेम हो गई, ये सेफ होते हैं। और डेंट्रोलिन सेफ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। इसकी हाफ लाइफ इतनी कम होती है, पाकिस्तान में बहुत कम सेंटर्स में पड़ी हुई है। जो आपके पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं ना, ये हाइपोथैलेमस है, दिस इज पिट्यूटरी। तो यहाँ पे ना पिट्यूटरी के इस जगह ऑप्टिक क्यास्मा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लाइंडनेस की काज क्या होती है, ऑप्टिक क्यास्मा का कंप्रेशन होता है। कैन एनीवन टेल मी पिट्यूटरी ट्यूमर से, अब ये ऑप्टिक क्यास्मा है, ऑप्टिक क्यास्मा में आपको पता है ये फाइबर्स आ रहे होते हैं, ये पेरिफेरल में, और एक जो सेंटर वाले होते हैं वो क्रॉस करके जाते हैं। तो कौन सी टाइप की ब्लाइंडनेस होती है? आप याद रखिएगा, ऑप्टिक क्यास्मा सेंटर में है ना, इसमें बाई टेम्पोरल होती है, ठीक है। बाई टेम्पोरल बेसिकली हेमियानोपिया होता है इसमें। व्हाट आर द हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी? तो इसमें आपको पता है प्रोलैक्टिन भी होता है। तो इसको वैसे डोपामिन कम हो जाएगा तो लेवल भी ज्यादा हो जाएंगे, हार्मोन्स हो सकते हैं, एसीटीएच हो सकता है, टीएसएच हो सकता है, एफएसएच, एलएच होते हैं, ये सारे के सारे हाइपोथैलेमस से बेसिकली सिक्रीट होते हैं। डिजीज अफेक्टिंग द मेटाफेसिस ऑफ बोन, ये टिपिकल डिजीज ओस्टियोमाइलाइटिस होता है बच्चों में खास तौर पे। ये याद रख रहे हैं, ओस्टियोमाइलाइटिस जो होता है ना वो कॉमनली मेटाफिसिस, बोन्स के आपको पार्ट पता होने चाहिए।
ठीक है, दिस इज एपिफिसिस, दिस इज डायफिसिस और ये मेटाफिसिस। तो बच्चों में मेटाफिसिस में ज्यादातर ओस्टियोमाइलाइटिस होता है। एपिफिशियल आर्टरीज रेस्पिरेटरी आर्टरीज होते हैं, ये एपिफिसिस को सप्लाई करती हैं, ये पिवटल रोल प्ले करती है बोन की ग्रोथ में बच्चों में। न्यूट्रेंट आर्टरी जो होती है वो डायफिसिस को सप्लाई करती है। कैल्शियम के वाले से आपने याद रखना है तीन स्टेट्स में ही होता है। एक कैल्शियम होता है जो कि आयोनाइज कैल्शियम होता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिव होता है। एक एल्ब्यूमिन बाउंड होता है, एक एनाइन बाउंड होता है। ठीक है, तो रेगुलेटिंग में आपका जो होता है वो कौन सा कैल्शियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन तीनों में से? एनीवन? इन तीनों में से कौन सा कैल्शियम इंपॉर्टेंट है? 1 2 3। पीटीएच को कौन रिलीज कराता है? 1 कराता है, 2 कराता है, 3 कराता है। पीटीएच को कौन सा कराता है? आयोनाइज, इसीलिए इसको फिजियोलॉजिकल एक्टिव कहते हैं। ठीक है, अगर ये कम होगा आयोनाइज कैल्शियम तो पीटीएच ज्यादा रिलीज होगा। इसी को फ्री कैल्शियम भी कहते हैं, फ्री कैल्शियम। और ये एनाइन बाउंड क्या होता है? जो फॉस्फेट से बाउंड होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो सीकेडी के पेशेंट हैं, अब आपको समझ आई होगी कि जो सीकेडी है, सीकेडी के अंदर फॉस्फेट ज्यादा होता है। फॉस्फेट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, बेसिकली वो कैल्शियम को बाउंड हो जाता है, तो फ्री कैल्शियम जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है। तो स्टिमुलस चाहता है कि भाई पीटीएच ज्यादा रिलीज करो, उसमें पीटीएच ज्यादा रिलीज होने की वजह ये होती है। ठीक है, और ये बात आपने याद रखनी है कि बॉडी में जब भी कैल्शियम कम होगा वो क्या करेगा? पीटीएच रिलीज कराएगा। पीटीएच क्या करेगा? किडनी को कहेगा भाई तुम एक्टिव फॉर्म विटामिन डी की बनाओ। विटामिन डी वाला क्या करेगा? कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन करेगा। दूसरी तरफ पीटीएच क्या करेगा? कैल्शियम बोन से निकाल लेगा बाहर, टू मच कैल्शियम ब्लड में आएगा। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करना, और फॉस्फेट का एक और काम क्या होता है? पीटीए फॉस्फेट के लेवल को डिक्रीज करना, तो फास्फोरस को कम कर देता है। तो जो पेशेंट होते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म प्राइमरी, उनमें यही चीजें होती है, कैल्शियम ज्यादा, फॉस्फेट कम, और पीटीएच ज्यादा भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो, अगर एक मरीज है जिसका कैल्शियम ज्यादा है तो फिजियोलॉजिकली उसका कैल्शियम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर कम नहीं है, नॉर्मल भी है ना, तो ये भी एबनॉर्मल पिक्चर है। कम क्यों नहीं हुआ? नॉर्मल का मतलब है इट मीन सम एबनॉर्मलिटी एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ये सीपीएसपी के पास एक टिपिकल एमसीक्यूज पड़ा हुआ है जिसमें वो ना कैल्शियम ज्यादा देते हैं, फॉस्फेट भी कम देते हैं, पीटीएच को नॉर्मल दे देते हैं। फिर आपसे आप पूछते हैं कि डायग्नोसिस क्या है? दिस इज प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। कैल्शियम की डेफिशिएंसी को डिटेक्टर का उसका पीटीएच डिटेक्ट कर रहा होता है उसको। साइनेट पॉइजनिंग में जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो रोडेनीज होता है। ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड माइस्थीनिया में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मैग्नीशियम सल्फेट, के ड्रग्स के नाम आपको पता होना चाहिए। ये नहीं, कभी भी नहीं देते माइस्थीनिया वाले पेशेंट को। मेडिकेशन दैट कांट बी गिवन विया एंडोक्राइनल ट्यूब, ईटीटी ट्यूब के थ्रू इनमें से कौन सी दवाई है जो नहीं देते? सोडा पाइकार्ड। बाकी तीनों आप दे सकते हैं, ये एट्रोपिन भी, लाइडोकेन भी, एपिनेफ्रिन, ये आप दे सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल कॉज ऑफ पेन इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन? तो अब आप ये देखिए, एब्डोमेन है, इधर लिवर पड़ा हुआ है, नीचे गॉल ब्लैडर है, थोड़ा सा पार्ट यूरिनम का आ रहा है, स्टमक का आ रहा है, तो आप डीडीज खुद ब खुद बना सकते हैं। अपेंडिसाइटिस है, नीचे कभी कभी अपेंडिक्स ऊपर चली जाती है, इसको रिट्रो हेपेटिक अपेंडिक्स कहते हैं। नेफ्रोलाइटिस, पीछे किडनीज पड़े हुए हैं, ओवेरियन टॉर्जन भी हो सकता है। ठीक है, अब ये पूरी राइट साइड पे अगर आ जाए तो नीचे ओवरीज भी है, टॉपिक प्रेगनेंसी है, कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। गैस गैंग्रीन में एनारॉब्स होते हैं। तो एनारॉब्स की जो ट्रीटमेंट होती है, इसका एक तरीका होता है जिससे जो डायफ्राम, डायफ्राम से ऊपर और डायफ्राम से नीचे, डायफ्राम से ऊपर आप क्लिंडामाइसिन यूज करते हैं, नीचे आप मेट्रोनिडाजोल यूज करते हैं। लेकिन हम लोग क्लिंडामाइसिन को इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्लिंडामाइसिन को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता?
कॉमनली आपने देखा होगा हॉस्पिटल में क्लिंडा तो कभी इस्तेमाल ही नहीं होती, मेट्रो ही इस्तेमाल होती है, क्योंकि क्लिंडामाइसिन सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवाती है। लोकल एनेस्थीसिया पैरोटिड रीजन में कॉज इनएबिलिटी टू ओपन द आई बेसिकली। तो फेशियल नर्व की कौन सी ब्रांच इन्वॉल्व होगी बेसिकली, जो आई को ओपन ही नहीं होने जो रही, असल में वो टेम्पोरल ब्रांच होगी। बक्कल जाइगोमेट्रिक या मार्जिनल वो आई के अराउंड होती नहीं है। ड्यूरा मैटर में जो नर्व सप्लाई होती है जिसकी वजह से पेशेंट को हेडेक भी बात होता है, सबड्यूरल हीमाटोमा की वजह से वो ट्राइजेमिनल नर्व के सेंसरी फाइबर्स होते हैं, पिन प्रिक पिन लेके जाते हैं। स्किन की रीजनरेशन स्ट्रेटम बेसेल से होती है। ये आपने याद रखना है किसकी जगह रीजनरेशन सेल्स कौन कौन से हैं। जिस तरह लंग्स के अंदर टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं किडनी के अंदर, तो किडनी में कौन से होते हैं रीजनरेटिव सेल्स, एनीवन? किडनी में पता है आपको क्यों पेशेंट एक ही आई से वापस आ जाता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लिवर की रीजनरेशन कहां से होती है? वो हेपेटोसाइट्स खुद ब खुद अपने, इनको कहा जाता है, ये सेल्स होते हैं स्टेबल सेल्स। स्टेबल सेल्स उन सेल्स को कहते हैं जो अगर इंजर्ड हो जाएं तो अपने आप को बना सकते, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये आपकी बॉडी में, देखिए आपकी बॉडी के अंदर लिपिड है, सेल वॉल के अंदर लिपिड पे एंजाइम एक्ट करते हैं, लिपिड बनाता है एडेक्डोनिक एसिड। एडेक्डोनिक एसिड पे दो चीजें, कॉक्स एंजाइम एक्ट करते हैं और लाइपोक्सिजनेज एंजाइम। कॉक्स एंजाइम जो होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं और लाइपोक्सिजनेज एंजाइम ल्यूकोट्राइन्स बनाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो आपके फीवर में काम, अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स की टाइप्स है। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो है वो वेजोडाइलेशन करवाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है वो फीवर करवाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन में एक और प्रोड्यूस होता है इसी पाथवे से, थ्रोम्बोक्सिन A2। ये प्लेटलेट्स को आपस में एग्रीगेट कराता है, मतलब कि थ्रोम्बोसिस करवाता है। तो जब आप इस पाथवे को इनहिबिट करेंगे, आप खुद सोचें, आपने कॉक्स वाले को इनहिबिट किया, आपने फीवर को भी कम कर दिया, आपने थ्रोम्बोसिस के रिस्क को भी कम कर दिया। तो आपने देखा होगा एस्पिरिन इसलिए यूज होती है मायोकार्डियल इंफेक्शन में, और थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करती है तो थ्रोम्बोस का रिस्क कम हो जाता है। इसलिए लिवर के डायग्नोस्टिक टेस्ट देखें, वो उसका है ALT, ठीक है। और ALT याद रखना है प्रिडोमिनेट करता है लिवर की इंजरीज के अंदर AST से भी ज्यादा। और जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है और साथ गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज दोनों रेज्ड हों तो ये भी लिवर की स्पेसिफिक इंजरी है, लेकिन ये पोस्ट हेपेटिक है, मतलब कि बाइल डक्ट्स का मसला है, ठीक है। अगर किसी मरीज का अकेला अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज्यादा हो ना और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज नॉर्मल हो और पेशेंट को BPH हो, फिर आप क्या सोचेंगे? लंबे अरसे से BPH था, अभी बैक पेन के साथ आया है, yes, ये प्रोस्टेटिक कैंसर के अंदर होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज्यादा। What is a recommending filling technique to prevent the internal stress oral cavity में? incremental leading technique, ये हमें नहीं आती ना, हमने कभी सीखी है। पेशेंट डिस्प्रिन ले रहा है, डिस्प्रिन वाला पेशेंट मतलब एस्प्रिन ले रहा है लो डोज में, तो आपने क्या करना है, जो आपने ट्रीटमेंट हवाले से याद रखना, अगर तो स्टेंट नहीं ना पास हुआ स्टेंट, तो फिर आपने उसको रोक लेना 5 से 7 दिन पहले। अदरवाइज अगर स्टेंट पास सॉरी हुआ है तब तो रोकना ही नहीं है, लेकिन अगर स्टेंट नहीं पास हुआ हो फिर आप उसको रोक सकते हैं। तो ये लो डोज में यूज होती है, कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है, तो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन नहीं होती, थ्रू विच एंजाइम बेसिकली थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस बेसिकली इनहिबिट हो जाती है। और ये कॉक्स 1 एंजाइम, कॉक्स की 2 टाइप्स होती हैं वैसे, आपको एक बार बताऊं, ये जो आपके पास आता है ना एरोकोडानिक एसिड, इससे ना बेसिकली एक होता है कॉक्स 1, एक होता है कॉक्स 2। कॉक्स 1 जो होता है ना ये बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन I2, E2, थ्रोम्बोक्सिन A2। ये जो कॉक्स 2 होता है ना ये इन्फ्लेमेशन में इसका काम होता है।
तो अगर किसी मरीज में, और ये जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है ना, इसका एक काम बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको पराइटल सेल्स पढ़ाए थे ना, मैंने बताया था एक वेगस आती है, एक गैस्ट्रिन आता है, एक आपका हिस्टामीन आता है, वो एसिड रिलीज करते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात बताना भूल गया था कि अल्लाह का एक निज़ाम है, यहाँ पे एसिड को कम करने वाली चीजें भी हैं। वो पता है क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। वो क्या करते हैं? एसिड को कम करते हैं। सोमैटोस्टेटिन। तो आप पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग्स देते हैं। एनालॉग्स मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं जो कि एसिड को कम करते हैं। आप लोगों को कोई ऐसी प्रोस्टाग्लैंडिन पता है प्रेगनेंसी में नहीं देते? किसी को नाम पता है उस प्रोस्टाग्लैंडिन का? अबॉर्शन करा देती है। लेकिन वो स्ट्रेस अल्सर्स में बड़ी हेल्पफुल होती है। रोटिक के नाम से टैबलेट आती है। एनी आइडिया? अभी सर्च कर लो। मीजोप्रोस्टोल, ठीक है। तो मीजोप्रोस्टोल जो होती है ना, वो बेसिकली, तो अब देखिए, अब एक मरीज है जिसको स्टमक में अल्सर था, ठीक है। अभी आपके पास फीवर से आया, आपने नई नई हाउस जॉब अभी खत्म किया, आपने उसको धड़ल्ले से आइबुप्रोफेन दे दिए और साथ उसको कोई ओमिकैप कुछ भी नहीं दिया, तो क्या होगा? उसका अल्सर वर्सन हो जाएगा। तो जो एक वाइस डॉक्टर होगा वो कॉक्स 2 इनहिबिटर्स दे दे। अगर चलो पैराडोल से काम नहीं भी चलता, तो फिर कॉक्स 2 में कौन सी आती है, कोई पता है? कॉक्स 2 की कोई इनहिबिटर किसी को जी? एनीवन? कोई दवाई कॉक्स 2 की आपको पता हो? ये ब्लूफिन, शुफिन, डाइक्लो, ये तो सारी कॉक्स 1 की है। कॉक्स 2 की कोई दवाई कभी दी है किसी मरीज को? कभी किसी मरीज को निम्स दी है टैबलेट? निमिसोलाइड दी है? सेलकॉक्सिब दी है? उनमें कॉक्सिब आता है, कॉक्सिब। ये आज आपने पढ़ने हैं कॉक्स 2 इनहिबिटर्स कौन कौन सी दवाइयां और कॉक्स 1 की कौन सी दवाई। सो दैट वाज ऑल इन टुडेस लेक्चर।